इस चैनल पे आपका फिर से स्वागत है दोस्तों। आज हम जानेंगे एंग्लो मराठा वार के बारे में। इसकी पृष्ठभूमि कैसे तैयार होती है और किस तरीके से मराठा शासन का पतन हो जाता है, तो ये हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आप पीछे की वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद से मराठों की शक्ति काफ़ी क्षीण हो जाती है। ऐसी स्थिति में माधवराव पेशवा बनते हैं 17 साल की उम्र में, और वो फिर से मराठा शक्ति को स्थापित करते हैं। परंतु दुर्भाग्य से उनकी मृत्यु भी बहुत जल्दी हो जाती है। मात्र 28 साल के उम्र में उनकी मृत्यु हो जाती है। अब ऐसी स्थिति में माधवराव के जो चाचा होते हैं, उनका नाम होता है रघुनाथ राव, जिसे रघोबा के नाम से जाना जाता है। तो वो पेशवा बनना चाहते हैं और अपनी दावेदारी प्रस्तुत करते हैं। परंतु रघोबा जो था, उसकी हरकतें काफ़ी षड्यंत्रकारी होती थी, और वो एक बहुत लालची व्यक्ति था जो किसी भी स्थिति में पेशवा बनना चाहता है, और योग्यताएं उसमें थी नहीं। तो ऐसी स्थिति में मराठे सरदार उसे पेशवा के रूप में पसंद नहीं करते हैं, उसे बनाना नहीं चाहते हैं। इस स्थिति में अगले पेशवा बनते हैं नारायण राव। ये नारायण राव माधवराव के छोटे भाई होते हैं। तो अब रघोबा क्या करता है कि षड्यंत्र शुरू कर देता है, और अंततः 1 साल के बाद ही नारायण राव की हत्या करवा देता है, ताकि उसके पेशवा बनने का रास्ता साफ हो जाए। ऐसा वो इसलिए करता है क्योंकि एक तो पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की एक पूरी पीढ़ी समाप्त हो गई थी, और अब इस पीढ़ी में माधवराव और नारायण राव, यही दोनों भाई बचे हुए थे। तो इस स्थिति में और कोई पेशवा बन नहीं सकता था, रघोबा की ही दावेदारी बनती थी। परंतु रघोबा बहुत ही नीच प्रकृति का व्यक्ति होता है, तो मराठे सरदार उसे पेशवा के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। तो वो जब हत्या करवा देता है उसकी, तब फिर से वो अपनी दावेदारी प्रस्तुत करता है। तो वो फिर से लोग, मराठे सरदार उसे पेशवा बनाने को तैयार होते नहीं हैं। उस समय क्या होता है कि माधवराव की पत्नी गर्भवती होती है। तो एक मराठे सरदार और रघोबा के बीच में एक समझौता सा होता है कि जो जन्म लेने वाला बच्चा अगर लड़का होगा तो वो अगला पेशवा होगा, और अगर लड़की हुई तब रघोबा पेशवा बन जाएगा। अब जो बच्चा जो जन्म लेता है वो लड़का होता है, और उसका नाम होता है माधव नारायण राव। तो ऐसी स्थिति में इसे पेशवा बना दिया जाता है, माधव नारायण राव को, और रघोबा को अब पेशवा बनने की उम्मीद खत्म हो जाती है। तो यही आप 1 साल देखेंगे, 73 से लेकर 74 के बीच में कोई पेशवा नहीं है। इसका कारण वही है कि ये माधव नारायण राव उस समय गर्भ में ही था, और जब उसका जन्म होता है उसके बाद वो पेशवा का काल चलता है वहाँ से। तो रघोबा अब बन नहीं पाया पेशवा, तो इसके लिए वो षड्यंत्र करेगा और ऐसी ऐसी हरकतें करेगा जो अंततः मराठों के पतन का कारण बनेगा। तो अब यहाँ पे जो है वो बच्चा है, वो तो पेशवा बन गया, वो अभी साल भर का ही है। तो वो शासन प्रशासन क्या करेगा? तो ऐसी स्थिति में एक 12 भाई परिषद बनाई जाती है, जिसके अंतर्गत अलग अलग मराठे सरदार होते हैं उस परिषद में। और सबसे प्रमुख भूमिका 2 व्यक्तियों की होती है। एक होते हैं नाना फडणवीस, जो कि पेशवा के संरक्षक भी होते हैं, और दूसरे व्यक्ति होते हैं महतराव सिंधिया। तो इनकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और यही 12 भाई परिषद शासन प्रशासन संचालन का सारा कार्यभार देखती है। तो ये स्थिति उत्पन्न होती है। अब हम आते हैं पहले आंग्ल मराठा युद्ध पे। तो इसके कारण क्या होते हैं? तो एक तो राजनीतिक कारण होता है। यह क्षेत्र पड़ता है बम्बई प्रेसिडेंसी के अंतर्गत। अब मद्रास प्रेसिडेंसी और कलकत्ता प्रेसिडेंसी, उन क्षेत्रों में वहाँ की प्रेसिडेंसियों ने अपने क्षेत्र पर राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। तो बम्बई प्रेसिडेंसी पर भी एक दबाव पड़ता है, एक मोरल दबाव कह लें, कि उन्हें भी अपना राजनीतिक प्रभुत्व अपने क्षेत्र में स्थापित करना चाहिए। परंतु अब तक के जो मराठे शासक और पेशवा थे वो काफ़ी मजबूत थे, मराठों की शक्ति काफ़ी मजबूत थी। तो अंग्रेजों को वहाँ पे मौका नहीं मिल रहा था। दूसरा कारण जो था वो आर्थिक था।
पश्चिमी क्षेत्र जो है व्यापार के लिए काफ़ी अनुकूल था, साथ ही व्यापारिक केंद्र थे, बहुत सारे आर्थिक गतिविधियां वहां चलती थी, जैसे अहमदाबाद, बम्बई, सूरत, ये सारे जो क्षेत्र थे ये व्यापार के बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र थे। तो यही कारण था कि अंग्रेज यहाँ भी अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहते हैं। अब ऐसी स्थिति में उनका सहयोग मिलता है मराठों का कह ले कि यहाँ पे रघुनाथ राव या रघोवा उनको एक प्यादे के रूप में नजर आता है, और वो प्यादा खुद से उनके पास चल के जाता है। रघोवा अंग्रेजों से जाकर मिलता है और अपनी शर्तें रखता है कि आप हमें पेशवा बनाइए, हम भी आपके लिए कुछ करेंगे। तो अंग्रेज तो इतने मूर्ख थे नहीं कि वो रघोबा की बातों को मान लेंगे, क्योंकि रघोबा एक तरीके से बहिष्कृत व्यक्ति था। बंगाल में भी ऐसी ही स्थिति थी, लेकिन वहाँ की स्थिति क्या थी कि मीर जाफर सेनापति था, उसके हाथ में बहुत सारी चीजें थी, लेकिन यहाँ पे वो बात नहीं थी। रघोबा एक तरीके से निष्कासित व्यक्ति था और उसके हाथ में कुछ सत्ता या पावर थे नहीं। तो अंग्रेजों ने एक व्यक्ति को भेजा वहां पे कि मराठों की राजनीतिक स्थिति कैसी है और उनके बीच के संबंध आपसी कैसे हैं, और वो व्यक्ति जाकर अपनी रिपोर्ट देता है अंग्रेजों को, अर्थात गवर्नर को रिपोर्ट सौंपता है कि मराठों की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है, बहुत ज़्यादा इनमें आपसी कटुता है। तो ये एंट्री मारने का बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि रघोबा जितना बतला रहा है वहाँ की स्थिति के बारे में, एक्चुअल स्थिति उससे भी ज़्यादा खराब है। तो अंग्रेजों को ये बहुत अनुकूल मौका लगता है, और अब ऐसी स्थिति में रघोबा और अंग्रेजों के बीच में, अर्थात यहाँ पे बम्बई प्रेसिडेंसी के साथ में बात हो रही है कि बम्बई प्रेसिडेंसी और रघोबा के बीच में एक समझौता होता है 1775 ईस्वी में, जिसे सूरत संधि के नाम से जाना जाता है। तो इसकी शर्तें क्या थी? तो रघोबा को पेशवा बनाया जाना था, ये शर्त डाली जाती है, और उसके लिए अंग्रेजी सेना सहयोग करेगी। तो पूना में पेशवाओं का केंद्र बनता है पूना, वहाँ पे 25,000 अंग्रेजी सेनाएं ईस्ट इंडिया कंपनी की रहेंगी। तो ये बात तय होती है। दूसरी बात क्या होती है कि अंग्रेजों को क्या क्या मिलेगा? तो सालसेट, वसीन, सूरत और भड़ौच ये मिलेगा, जिसमें से सूरत और भड़ौत की दीवानी भी अंग्रेजों को दी जानी थी। तो ये थी सूरत की संधि। अब ये संधि बम्बई प्रेसिडेंसी ने की थी। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता प्रेसिडेंसी को हेड बना दिया गया था। वो गवर्नर जनरल होते थे कलकत्ता प्रेसिडेंसी के गवर्नर, और बम्बई और मद्रास के प्रेसिडेंसी कलकत्ता के अंदर आते थे। तो कलकत्ता प्रेसिडेंसी इस चीज को नहीं मानता है। उसका कहना होता है कि एक भगोड़े व्यक्ति से हम समझौता नहीं कर सकते हैं, तो वो अस्वीकार कर देते हैं। अब इधर क्या घटनाएं होती हैं मराठों के तरफ से कि ये फ्रांसीसियों को पश्चिमी तट पर एक पोर्ट बनाने की अनुमति दे देते हैं। अब बम्बई प्रेसिडेंसी के लोग क्या करते हैं कि आनन फानन में मराठों के साथ युद्ध छेड़ देते हैं, और युद्ध छेड़ने के बाद मराठे उन्हें बुरी तरीके से हरा देते हैं, अर्थात अंग्रेजों को हरा देते हैं। तो जब उन्हें हराते हैं तो एक संधि होती है जिसे बड़गांव की संधि कहा जाता है। 1779 में बड़गांव की संधि हुई थी, और इसमें अंग्रेज हार गए थे। तो जाहिर सी बात है कि उन्हें जो भी क्षेत्र अंग्रेजों के नियंत्रण में था वो सारे क्षेत्र मराठों को वापस देना पड़ता है, साथ में युद्ध हर जाना भी देना पड़ता है। अब अपनी बात को छुपाने के लिए, अपनी गलती को छुपाने के लिए अंग्रेज अर्थात बम्बई प्रेसिडेंसी के लोग कलकत्ता प्रेसिडेंसी में, अर्थात वहाँ गवर्नर जनरल होते हैं वारेन हेस्टिंग्स, चीज़ों को अपने अनुसार से प्रस्तुत करते हैं कि सारी गलतियाँ मराठों की है, उन्होंने हमारे ऊपर हमला किया है। अब स्थिति क्या होती है कि अंग्रेज पूरी तरीके से, या वारेन हेस्टिंग कह लें, कि वो मराठों के साथ युद्ध की तैयारी कर लेते हैं, घोषणा कर देते हैं, और कैप्टन गोराड के नेतृत्व में कलकत्ता प्रेसिडेंसी से सेना चलती है, साथ में बम्बई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी से भी सेनाएं निकलती है, और मराठों पर चौतरफा हमला हो जाता है।
उधर उड़ीसा के क्षेत्र कब्जा कर लिए जाते हैं, दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों पर कब्जा हो जाता है, गुजरात के क्षेत्रों पर कब्जा होता है, मध्य प्रदेश और मालवा के जो क्षेत्र होते हैं, इधर निजाम के आसपास के जो क्षेत्र थे दक्षिण भारत में, उन पर भी कब्जा होने लगता है। तो मराठों की हार होने लगती है। ऐसी स्थिति में निजाम और हैदर अली मराठों का साथ देते हैं। अब तीनों सेनाएं अर्थात मराठे, निजाम और हैदर अली की सेनाएं अंग्रेजों से मुकाबला करने लगती है। अब जो है सो अंग्रेज हारने लगते हैं। जब अंग्रेज हारने लगते हैं तो एक फाइनल संधि होती है जिसे कहा जाता है सालबाई की संधि 1782 ईस्वी में, और इसके अनुसार प्रथम एंग्लो मराठा वार समाप्त हो जाता है। 7 वर्षों का ये चलता है। ये काफी अच्छी संधि होती है। इसके बाद 20 साल तक शांति स्थापित रहती है। इस संधि की शर्तें क्या क्या होती है? तो सालसेट और एलिफेंटा अंग्रेजों को दे दिया जाता है। बंबई से दक्षिण का क्षेत्र है वो मराठों को दे दिया जाता है। मालवा का जो क्षेत्र है, यमुना से दक्षिण और मालवा का क्षेत्र, वो सिंधिया को दे दिया जाता है। अब रघोबा को क्या मिलता है? तो उसे पेंशन दे दिया जाता है। तो ये चीजें तय होती है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि अंग्रेजों ने जो समझौता किया, जो संधि की है, उसके 3 पार्टी हैं, मराठा हैं, सिंधिया हैं और अंग्रेज हैं। तो यहाँ पे मराठों में भी फूट डालने की कोशिश की और सिंधिया को एक अलग राज्य के रूप में उन्होंने ट्रीट किया। तो ये सबसे बड़ी बात थी यहाँ पे। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। कुल मिलाकर संधि अच्छी थी, 20 सालों तक शांति स्थापित रही। अब दूसरा एंग्लो मराठा वार शुरू होगा। ये 1803 से लेकर 1805 तक चलता है, 2 साल तक। इसके पृष्ठभूमि में क्या होता है? तो दोस्तों, माधव नारायण राव वो तो पेशवा होता है। अब वो बड़ा हो चुका होता है, 20 साल के आसपास उसकी उम्र हो चुकी होती है। तो वो 12 भाई परिषद जो पूरे मराठा शासन प्रशासन का संचालन कर रही थी, अलग अलग मराठे सरदार थे। नाना फडणवीस उसके प्रमुख थे, जिन्हें कि मराठों की बुद्धि और सोच कहा जाता था, और महतराव सिंधिया की महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो ये सारे लोग जो हैं सो एक तरीके से मराठे शासन को कैप्चर करके बैठ गए थे। अब पेशवा जो है वो बड़ा होता है, तो वो चाहता है कि सारी चीजें मेरे अनुसार से हो। पेशवा तो मैं हूं, तो हाँ, मेरे अंदर सारी शक्तियां होनी चाहिए। लेकिन सारी शक्तियां, सारे आदमी तो वो पहले से जो बैठे हुए लोग हैं, और वो भी काफी अनुभवी लोग हैं, तो वो जो है सो कैप्चर करके बैठे हुए हैं। तो जाहिर सी बात है कि 12 भाई परिषद के अनुसार जो है सो सारे काम होंगे। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि माधव नारायण राव के अनुसार चीजें नहीं हो पाती है, और वो अंततः निराशा में आत्महत्या कर लेता है। फ्रस्ट्रेशन में आके आत्महत्या कर लेता है 1796 ईस्वी में। अब स्थिति क्या बनती है कि रघोबा का बेटा होता है बाजीराव द्वितीय, ये पेशवा बन जाता है। रघोबा जो पूरे जिंदगी पेशवा बनने की कोशिश करता रहा, षड्यंत्र करता रहा, पहला आंग्ल मराठा वार भी वही करवाया, कारण वही बना, वो पेशवा नहीं बन पाया, लेकिन उसका बेटा अब पेशवा बन रहा है। और ये जो बाजीराव द्वितीय है, ये नीचता में अपने बाप को भी पार कर जाता है। और ये मराठे शासन का जो कहते हैं कि ताबूत में आखिरी कील ठोक देना, तो वो आखिरी कील यही ठोकता है बाजीराव द्वितीय। उसके बाप ने शुरुआत की थी और बेटे ने पूरी तरीके से मराठे शक्ति का पतन करवा दिया। तो इतना नीच व्यक्ति था बाजीराव द्वितीय। चीजें कैसे होती है वो देखिए। माधव नारायण राव आत्महत्या कर लेता है। नाना फडणवीस जो संरक्षक होते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है 1800 में। महतजी सिंधिया जो है, उनकी भी मृत्यु हो जाती है 1797 में। तो ये बहुत बड़े सेनापति थे, और उत्तर के अभियान में इनका महत्वपूर्ण हाथ था, योगदान था।
अब नाना फडणवीस जो होते हैं, इनकी मृत्यु होती है। इन्हें तो बुद्धि और सोच कहा जाता है मराठों का। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि नाना फडणवीस का एक्चुअल जो नाम होता है वो होता है बालाजी जनार्दन भाऊ, ये याद रखिएगा। तो इनकी मृत्यु हो चुकी है। अब 12 भाई परिषद जो है उसमें क्या है कि गुटबंदी हो जाती है। 12 भाई परिषद में कौन कौन से है, तो ये अलग अलग गुट बन जाते हैं। जैसे पेशवा है, इनका केंद्र बनता है पूना। सिंधिया का इनका केंद्र बनता है ग्वालियर। होलकर, ये सब अलग अलग सरदार हैं, इनका केंद्र बनता है इंदौर। और गुजरात का जो क्षेत्र होता है बड़ौदा, वहां पे गायकवाड़ हो जाते हैं, और नागपुर में भोसले। तो अलग अलग ये सरदार हो जाते हैं। अब इनमें भी गुट बंदी हो जाती है। गुट किनका बनता है कि पेशवा अर्थात बाजीराव द्वितीय और सिंधिया, ये आपस में मिल जाते हैं, अर्थात इनडायरेक्टली ये दोनों अंग्रेजों से मिले हुए हैं। क्योंकि बाजीराव रघोबा के टाइम से वो तो दौड़ कर गया था अंग्रेजों के पास में, अब उसका बेटा भी वही कर रहा है। तो ये दोनों क्या करते हैं कि होलकर होते हैं, होलकर के एक जसवंत राव होलकर बहुत बड़े सेनानी और बहुत बड़े वीर होते हैं। तो इनके बारे में कहा जाता है उस समय भारत का नेपोलियन इन्हें कहा जाता था। इन्होंने एक समय प्रयास किया था कि अंग्रेजों के साथ में युद्ध लड़ा जाए, कलकत्ता पर आक्रमण किया जाए, ईस्ट इंडिया कंपनी पर। वो 1 लाख सैनिकों की फौज तैयार करना चाहते हैं लड़ने के लिए, और वो तैयार करना शुरू ही कर देते हैं। परंतु दुर्भाग्य से 1811 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो जाती है। वो दूसरे मराठा युद्ध के बाद की बात है। तो भारत का ये दुर्भाग्य है कि जो भी अच्छे व्यक्ति थे वो कुछ करना चाहते हैं तो वो समय से पहले उनकी मृत्यु हो जाती है। जैसे पेशवाओं में ही आप देखें तो सारे पेशवा योग्य थे, माधवराव तक सारे पेशवा जो थे वो बहुत योग्य व्यक्ति थे, लेकिन उनकी मृत्यु किसी की 28 साल में, किसी की 40 साल में मृत्यु हो गई। अगर वो 60 साल 70 साल तक की अगर अपनी आयु जी लिए होते तो अंग्रेजों को वो भारत में पैर जमाने का मौका ही नहीं देते, यहाँ से वो खदेड़ देते उन्हें। लेकिन दुर्भाग्य था भारत का कि वो अपनी लंबी आयु नहीं जी सके। तो खैर यहाँ पे क्या होता है कि पेशवा और सिंधिया ये गुट बना लेते हैं, और जसवंत राव होलकर के जो भाई होता है बिट्ठू जी, उसकी हत्या कर देते हैं। जब भाई की हत्या होगी तो जाहिर सी बात है कि सामने वाला प्रतिशोध करेगा। तो वो सेना लेकर पेशवा और सिंधिया के पीछे पड़ जाता है। अब अंग्रेजों में आपस में ही झगड़ा शुरू हो गया। गायकवाड़ और भोसले जो है सो ये तमाशा देखते रहते हैं, शांति से चुपचाप सारी चीजें देख रहे होते हैं। होलकर का हमला इतना तीव्र था कि सिंधियाओं को परास्त कर देते हैं, बाजीराव पेशवा को परास्त कर देते हैं, पूना पे अधिकार कर लेते हैं, मतलब बुरी तरीके से हराते हैं इनको। अब ऐसी स्थिति में बाजीराव द्वितीय को लगता है कि उसकी हत्या हो जाएगी, तो वो भाग कर चला जाता है अंग्रेजों के पास में, और वसीन नामक जगह में वो जाता है, और वहाँ पे वो अंग्रेजों के साथ में एक संधि कर लेता है जिसे वसीन की संधि कहा जाता है। ये 1803 में ये संधि की गई थी। 1803 में ये संधि की गई थी। और इसके बाद क्या होता है कि वो अब समझौता होता है। तो इस समझौते के अनुसार कहा जाता है कि उन्होंने पूरा भारत का राज्य कह ले झोली, भारत का राज अंग्रेजों की झोली में डाल दिया। संधि की शर्तें क्या थी वो देख लीजिए। इसके पहले एक बात और, ये सारी चीजें जो हो रही है 1800 ईस्वी में लॉर्ड बेलेजली या आर्थर बेलेजली भी कहा जाता है, वो भारत में गवर्नर जनरल बनकर आता है, और वो एक सहायक संधि का कॉन्सेप्ट लेकर आता है। तो सहायक संधि का कॉन्सेप्ट क्या था कि वो भारतीय राजाओं के साथ में अंग्रेजों को का संरक्षण स्वीकार करने को कहते हैं, और साथ में अंग्रेजी सेना को वहां रखने के लिए छूट मांगते हैं। ये सहायक संधि की मुख्य बात थी। तो ये क्या करता है, वही सहायक संधि की शर्तें अंग्रेज रखते हैं और वो उसे मान लेता है, अंग्रेजों का संरक्षण स्वीकार कर लेता है, और पूना में अंग्रेजी सेना को रखने के लिए तैयार हो जाता है। ताप्ती और नर्मदा के बीच का क्षेत्र अंग्रेजों को देने का तैयार होता है। तुंगभद्रा के सीमावर्ती क्षेत्रों को देने का तैयार हो जाता है। सूरत, बंबई, ये सारे क्षेत्र भी दे देता है। साथ में विदेशी संबंध अर्थात मराठे
जो है विदेशी संबंध वो खुद निर्धारित नहीं कर पाएंगे, वो अंग्रेज ही डिसाइड कर पाएंगे। तो ये भी चला गया। निजाम अंग्रेजों के दोस्त थे, तो वहां से चौथ वसूलते थे मराठे, वो वसूली पे रोक लगाई गई। गायकवाड़ भी उनके दोस्त बन गए थे अंग्रेजों के, तो उनसे भी युद्ध नहीं करना है। और अन्य यूरोपीय शक्ति जो हैं, खास करके फ्रांस, उनकी सेवा नहीं लेनी है। और क्या होता है कि अब अंग्रेजी सेनाएं, ये सब सारी संधि जब की शर्तें मान ली जाती है, तो अंग्रेजी सेनाएं अब लड़ने के लिए तैयार हो जाती है होलकरों के साथ। तो होलकर पराजित हो जाते हैं, क्योंकि पेशवा, सिंधिया, गायकवाड़, ये सारे जो है अंग्रेजों से मिले होते हैं लगभग, और भोसले भी जो है वो भी कुछ नहीं करते, तो ये हार जाते हैं अंततः। और होता क्या है कि एक संधि की जाती है इन अलग अलग लोग, अलग अलग सरदारों के साथ में। देवगांव की संधि होती है भोसले के साथ, सुरजी अर्जुन गांव की संधि होती है सिंधिया के साथ, राजापुर घाट की संधि होती है होलकर के साथ। तो इस तरीके से इस संधि की शर्तों के अनुसार बाजीराव द्वितीय को पेशवा बना दिया जाता है, लेकिन वो अंग्रेजों का कठपुतली होता है। और साथ में 1805 ईस्वी को में बेलेस्ली को वापस इंग्लैंड बुला लिया जाता है। इसके साथ ही दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हो जाता है। अब तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध शुरू होगा। ये 1817 से लेकर 1818 के बीच में 1 साल तक यह युद्ध लड़ा जाता है। और इसके समय के जो मुख्य कारण होते हैं, वो कारण होता है कि उस समय में नेपोलियन का प्रभाव काफ़ी तेजी से बढ़ रहा था। फ्रांस का वो शासक बन गया था और वो काफ़ी तेजी से अपनी शक्ति को बढ़ा रहा था। यूरोप और अफ्रीका में अलग अलग क्षेत्रों पे अपनी कॉलोनियां बना रहा था, और भारत में भी अपने प्रभाव को वो स्थापित करना चाहता था। तो ऐसी स्थिति में लॉर्ड हेस्टिंग्स यहाँ पे वायसराय नहीं, गवर्नर जनरल बनकर आते हैं। और उनका मुख्य जो लक्ष्य होता है वो नेपोलियन के प्रभाव को रोकना होता है, अर्थात भारत में किसी भी प्रकार से नेपोलियन के प्रभाव को आने देना नहीं चाहते हैं। ये मुख्य कारण होता है। दूसरा जो तात्कालिक कारण बनता है वो होता है पिंडारियों का दमन। अब हम जानते हैं कि पिंडारियों का दमन, पिंडारी लोग कौन थे? तो पिंडारियों के बारे में कहा जाता है कि ये मराठों के कुत्ते थे। वो क्या करते थे, उनका काम क्या होता था कि मराठे जहाँ भी लड़ाइयाँ लड़ने जाते हैं तो ये उनके पीछे पीछे जाते हैं, और मराठे जिनको पराजित कर देते हैं, हरा देते हैं, उसके बाद पिंडारी लोग क्या करते हैं, उन क्षेत्रों पर पूरी तरीके से लूटपाट करते हैं, धन संपत्ति लूट कर आते हैं। वही उनका पेशा होता है, एक तरीके से वो प्रोफेशनल काम होता है। मराठों के लिए वो ऐसा काम करते हैं, और उस लूटी गई धन दौलत संपत्ति में से मराठों को वो देते हैं, और एक हिस्सा या कह लें कुछ हिस्सा पिंडारी अपने पास रख लेते हैं। अब क्या होता है कि मराठों की शक्ति तो छीन होने लगी, बाद में तो नालायक लोग आने लगे, बाजीराव द्वितीय और रघोबा हालांकि वो पेशवा तो बना नहीं। तो पीछे के 20 साल को अगर आप देखें तो वो नालायक बैठा हुआ है बाजीराव द्वितीय पेशवा बन के। तो वो चीजें अब पिंडारियों को मिल नहीं रहे थे मौके लूटपाट करने के। तो वो क्या करते हैं कि चोरी डकैती और लूटपाट अन्य जगहों पे वो शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनका तो मुख्य पेशा ही था लूट मार करना। तो उनका दमन करना लॉर्ड हेस्टिंग्स का मुख्य उद्देश्य होता है। अब इसके लिए वो स्लीमन कमेटी भी एक बनाता है लॉर्ड हेस्टिंग, और वो पूरी तरीके से पिंडारियों का दमन करता है। जब पिंडारियों का दमन अंग्रेज लोग शुरू करते हैं, अंग्रेजी सेना शुरू करती है, तो मराठे इसे अपने ऊपर हमला मानते हैं, और वो अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध छेड़ देते हैं। हालांकि मराठे ये युद्ध जो लड़ रहे थे वो जान रहे थे कि ये युद्ध वो हार जाएंगे, फिर भी वो युद्ध करते हैं अंग्रेजों के साथ में और हार जाते हैं। अब अलग अलग मराठा शक्तियों के साथ में अलग अलग संधि की जाती है। ग्वालियर की संधि सिंधिया के साथ होती है, मंदसौर की संधि होलकर के साथ होती है, पूना की संधि पेशवा के साथ होती है,
1818 में। अब इसमें होलकर, सिंधिया, इन सबों के क्षेत्र को तो ले ही लिया जाता है। साथ में ये लगभग सहायक संधि को सब स्वीकार कर लेते हैं। गायकवाड़, भोसले, सारे लोग तो स्वीकार कर लेते हैं सहायक संधि को। साथ में अंग्रेज लोग पेशवा को भी नहीं छोड़ते, बाजीराव द्वितीय को भी नहीं। पूना की संधि होती है और उसके अनुसार क्या होता है कि इन्हें पेंशनर बना दिया जाता है और बिठूर अर्थात कानपुर भेज दिया जाता है निर्वासित करके। और बिठूर जो जगह है उत्तर प्रदेश में, कानपुर नामक कानपुर के पास में पड़ता है, तो वहीं पे इन्हें 8 लाख सालाना पेंशन देकर भेज दिया जाता है। यही बाजीराव द्वितीय जब बिठूर पहुंचते हैं तो वहीं पे अपना एक दत्तक पुत्र बनाते हैं जिसका नाम धोंधू पंत होता है, जो बाद में नाना साहब के नाम से जाना जाता है। और 1857 की क्रांति में वो कानपुर का नेतृत्व करता है, तो वो इन्हीं का दत्तक पुत्र होता है। इस नालायक पेशवा का वो दत्तक पुत्र होता है नाना साहब। हालांकि वो भी, उसको जब पेंशन रोक दिया जाता है तब जाकर वो 1857 की क्रांति में भाग लेता है। तो वो कारण थे मंदसौर की संधि के साथ में। और ये सब जो संधियां हुई उसमें क्या हुआ कि पेशवा की शक्ति को समाप्त कर दिया गया और प्रताप सिंह को छत्रपति बना दिया जाता है। पेशवा शक्ति का जो छत्रपति होते थे, छत्रपति शासन को स्थापित किया जाता है और प्रताप सिंह को बना दिया जाता है छत्रपति। जिस तरीके से मैसूर में किया गया था कि वाडियार वंश के लोगों को शासक बना दिया जाता है, या और भी जगहों पर अपने कठपुतली लोगों को, नाबालिग लोगों को एक संरक्षक देखकर अंग्रेज वहाँ पे शासन पे बिठा देते हैं। तो यही काम उन्होंने यहाँ भी किया। इस तरीके से पेशवाओं की शक्ति समाप्त हो जाती है और मराठों की शक्ति भी पूरी तरीके से समाप्त हो जाती है। अब वो मात्र अंग्रेजों के एक एजेंट बनकर या उनके प्रतिनिधि बनकर कह लें तो रह जाते हैं। तो दोस्तों, मराठों के संबंध में एक वीडियो और आएगा जिसमें हम मराठा सरदारों के बारे में बात करेंगे और कौन कौन पेशवा और छत्रपति हुए उनके बारे में हम जानेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दें। साथ में इस चैनल को बढ़ाने में मदद करें। अपने दोस्तों और सगे संबंधियों के बीच में इसे शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।